हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर उत्तराखंड जो लेक्चरर है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो है आप कई जो है सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर फिलहाल जो है वो आप उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी करवाइए, क्योंकि LT का एग्ज़ाम का पता नहीं है। तो इसीलिए मैं लेक्चरर वाले जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है चल रहा हूँ। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पॉलिटी। ओके, तो पॉलिटी के अंदर मैंने एक वीडियो जो है बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसमें जाके आप उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट में। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको पॉलिटी के जो शुरुआती चीज़ें हैं, जो किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। ओके, अब जो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य जो पद होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर और स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, और हम सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरी तरीके से मतलब कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा, समझ लो। समझ गए ना। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक है, जब आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तब चीज़ें समझ में आती हैं। अगर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करिए, आप उसको जब देखिए जब आपके पास पूरा टाइम है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को उत्तराखंड जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ उत्तराखंड जो GK है उसके नोट्स भी मेरे पास हैं, PDF पड़ी हुई है। और आपके हिंदी के नोट्स मेरे पास हैं। और ये जो पॉलिटी है इसके भी नोट्स मैंने आज कंप्लीट कर लिए हैं, इसके भी नोट्स बना चुका हूँ। तो अगर ये भी चाहिए तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और नोट्स पेड होंगे, तो आप लोग जिसको लेना है वो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे नोट्स बाई कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं शुरू में, वो है संघ की कार्यपालिका, क्योंकि वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य वगैरह सारी चीज़ें। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि तीन जो सरकार के अंग होते हैं कि नहीं होते, कौन कौन से अंग होते हैं। संघ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, है ना। यानी कि एग्जीक्यूटिव और होती है आपकी, और लेजिस्लेचर होता है, एंड आपकी जुडिशरी होती है। ये तीन ब्रांचेज होती हैं। तो हम इनके बारे में आज धीरे धीरे जो है वो डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर कितना हो पाता है, फिर नहीं तो एक नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और ले आऊँगा जितना बच जाएगा। ठीक है, तो तभी भी आपका सही है, 2-3 वीडियो के अंदर आपको पूरी पॉलिटी जो है वो समाप्त हो रही है। तो इससे बढ़िया आपको आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, अगर इतनी कम टाइम में आप बुक पढ़ने जाएंगे तो पूरी पॉलिटी पढ़ते पढ़ते जो है वो आपको महीने भर लग जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए आप एक एक चीज़ समझते हुए चलिए। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें समझने वाली है वो है कि हमारी जो संघ संघ की जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसमें जो वास्तविक जो प्रधान होता है हमारा, वो प्रधानमंत्री, वो मंत्रिमंडल होता है। यानी कि जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, और जो मंत्रिमंडल होता है उनके पास होती है। और जो नाम मात्र का प्रधान होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। लेकिन जो भारत सरकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके नाम से किए जाते हैं, उन्हीं के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो यानी कि अगर संवैधानिक प्रमुख की बात की जाए तो संवैधानिक प्रमुख कौन है, वो राष्ट्रपति ही है। ओके, और प्रथम नागरिक भी वही है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें। तो आर्टिकल जो 52 है उसमें जो है राष्ट्रपति का उल्लेख है। राष्ट्रपति होगा, उसका किस प्रकार से जो है वो काम होगा, ये सारी चीज़ें उसमें उल्लेख है ना। आर्टिकल 51 तक तो हमने पढ़ लिया था किसमें, DPSP में। उससे आगे हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें जो है सबसे पहली बात ये है कि जो राष्ट्रपति है वो हमारा प्रथम नागरिक है, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। और संवैधानिक प्रमुख है, वो हमारे संविधान का प्रमुख है। हमारे जो संविधान के तहत सरकार बनी है उसका जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, वो कौन है, राष्ट्रपति है। जितने भी भारत सरकार के काम होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। तो कम से कम आपको क्या होना चाहिए, 35 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। भारत का नागरिक होना तो जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर है दूसरे जो इसमें क्राइटेरिया है वो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि वो लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन वो सदस्य बनने की अगर योग्यता रखता है तो भी उसको सीधा सीधा राष्ट्रपति जो है वो बनाया जा सकता है। ओके, फिर जो है हम देखते हैं कि जो पद है, ये जो राष्ट्रपति का पद है, इस पर कितने टाइम तक जो है वो हम रह सकते हैं।
या कोई भी इंसान रह सकता है, तो वो 5 वर्ष तक रह सकता है और रिक्त होने पर उसको 6 महीने में भरा जाना आवश्यक होता है। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का, और जब उस वो पद जो है वो खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर उसको दोबारा से भरा जाना जरूरी है। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। ओके। और जब ये पद खाली रहता है तो उस टाइम पर जो है उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का जो है वो कार्यभार संभाल सकता है। तो ये भी एक प्रावधान है, समझ गए ना? तो ये है हमारे, और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं हमारे वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है उनका जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है, यानी उनका इलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति है उनका जो निर्वाचन होता है वो किससे होता है? एकल संक्रमणीय मतदान से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ओके। इसके अंतर्गत एक निर्वाचक मंडल होता है जो कि राष्ट्रपति को चुनता है। अब उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से वोट डालते हैं? तो इसमें देखिए, इस बॉक्स के अंदर देखिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ, EM ऑफ LS एंड RS। इसका मतलब होता है इलेक्टोरल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जो हमारे दोनों ही सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके अंदर जो चुने हुए सदस्य होते हैं, समझ गए, वो जो है जो चुनकर आते हैं, ऐसे सदस्य जो हैं इस राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वोट कर सकते हैं, समझ गए। दूसरे, इलेक्टोरल मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, यानी कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां पर जो मेंबर चुन के आते हैं। अब कुछ मेंबर तो नॉमिनेटेड होते हैं तो उनको मतदान का अधिकार इसमें नहीं होता है, इसीलिए इलेक्टोरल मेंबर की बात हो गई। और तीसरा जो है वो पुदुचेरी या पांडिचेरी जो भी कहिए आप, और दिल्ली, इनकी जो यहाँ पर विधानसभाएं एग्जिस्ट करती हैं, तो इनकी विधानसभाओं के भी जो मेंबर्स होते हैं उनको भी क्या होता है, जो चुने हुए मेंबर होते हैं उन्हें अधिकार होता है इस निर्वाचक मंडल में पार्टिसिपेट लेने का या पार्ट लेने का। लेकिन इनके जो वोट होते हैं उसकी पावर अलग अलग होती है, यानी कि जो एक MP होगा उसके जो वोट का जो एक मूल्य होगा, वैल्यू होगी, वो ज़्यादा होगी, और जो एक MLA होगा यानी विधायक होगा राज्यों की विधानसभा के अंदर, उसके वोट की वैल्यू जो है वो अलग होगी, उसकी थोड़ा कम होगी। ठीक है। और इस प्रकार से जो है वो मतदान करते हैं वो लोग। फिर जो है वो इसमें जो है, जैसे कि अगर 5 कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति के लिए खड़े हैं तो उसमें आपको क्या करनी पड़ती है? चॉइस देनी पड़ती है कि पहली चॉइस मेरी ये है, दूसरी ये है, तीसरी मेरी, इस प्रकार से होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी सिंगल एक को चुन लिया। ठीक है। और उसके बाद जो है गणना करते समय भी जो है उन चॉइसों को देखा जाता है, और उसी को कहते हैं आप एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति है। ठीक है। अब ये ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है मैं समझाऊंगा तो प्रैक्टिकली जो है वो अगर समझेंगे तभी वो समझ में आएगा, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब हमने चुन लिया, अब राष्ट्रपति जो है उसको अगर हमें हटाना है, तो राष्ट्रपति अगर किसी तरह के जो है वो असंवैधानिक काम करता है तो उसके आधार पर जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन कैसे हटाया जा सकता है? उसके लिए जो है अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61, इसके अंतर्गत उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ठीक है। यानी इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो चलाई जा सकती है। ठीक है। अब जो ये इम्पीचमेंट की ये चीज़ें है, ये मैंने कल बताया था, ये हमने कहाँ से ली है? USA यानी कि अमेरिका से ली है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ट्रंप पर जो है 2-2 बार जो है वो उनके कार्यकाल में जो है इम्पीचमेंट हो गया। तो इसी प्रकार से भारत में भी अगर राष्ट्रपति जो है वो किसी भी प्रकार के कदाचार का जो है या संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, और उसकी कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती हैं। 2/3 से भी ज़्यादा मतदान, इस प्रकार से कुछ होता है। अब उतना डिटेल के अंदर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि पावर्स क्या क्या होती हैं, हम जो राष्ट्रपति हैं उनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत 1, 2, 3, 130, इसके अंतर्गत उनके पास जो पावर होती है वो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश का मतलब होता है जो ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं, जैसे कि अगर सत्र नहीं चल रहा है और सरकार को कोई कानून अचानक से बनाना है, जैसे पिछले दिनों क्या हुआ था कि पिछले दिनों क्या, पिछले साल की बात है, जब अचानक से जो है वो एक कुछ चाइल्ड, एक बच्ची थी 12 साल की, उसके साथ कुछ रेप की घटना हुई थी। तो उस टाइम पर जो है वो पूरे देश से लगातार मांग उठी थी कि भाई जो है इस प्रकार के केसों के लिए जो है वो मृत्युदंड यानी फांसी का जो है वो प्रावधान किया जाए। तो सरकार उस टाइम तो सेशन तो चल नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस एक ऑर्डिनेंस निकाला था, ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस बिल को ले आए थे और बाद में उसको फिर संसद में पास करवाया था। ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो किसके माध्यम से होती है? जब मंत्रिमंडल जो होता है या प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल वो एक राष्ट्रपति को आदेश देते हैं कि वो इस प्रकार का अध्यादेश जारी करें। ठीक है। तो उसके माध्यम से ये होता है। ओके। नेक्स्ट, अनुच्छेद 331 के तहत जो है वो 2 जो मेंबर हैं वो लोकसभा के अंदर और 12 मेंबर जो है राज्यसभा के अंदर
एंग्लो इंडियन जिनको हम कहते हैं उनको वो नॉमिनेट कर सकते हैं। अब वो नॉमिनेशन किस तरह से होता है, कला साहित्य या किसी भी प्रकार से जो राष्ट्रपति को लगता है कि ये एक एलिजिबल है या ये उनकी नज़र में एक योग्य कैंडिडेट है तो वो उनको नियुक्त कर सकते हैं। ओके, फिर है अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी के दंड को यानी मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं, यानी कि कई तरह के उसमें वो चेंजेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डेथ पेनल्टी है उसको भी वो रोक सकते हैं। जैसे कि निर्भया के जो दोषी हैं उन्होंने लास्ट में जो है अपील कहाँ दी थी, उन्होंने अपील दी राष्ट्रपति के पास कि हमें माफ़ कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उनकी अपील को ठुकरा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा। फिर नेक्स्ट है कि जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे वो सैन्य बलों के प्रमुख होते हैं। जो तीनों हमारे सेना के अंग होते हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ये इन तीनों के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, संवैधानिक प्रमुख। तभी आपने देखा होगा कि जब भी इनका कोई स्थापना दिवस होता है तो राष्ट्रपति को एक तरह से सलामी दी जाती है। तो वो क्यों दी जाती है, क्योंकि सैन्य बलों के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति है वे संसद का सत्र है उसको आहूत करना, सत्रावसान करना। आहूत करना मतलब सेशन बुलाना, और सत्रावसान मतलब सत्र का एंड करना, सेशन का एंड करना। साधारण जो विधेयक होता है उस पर अपनी सहमति देना और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना, ये सारे काम राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं, वो किसके अनुसार चलते हैं, मंत्रिमंडल का जो परामर्श होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे आपातकालीन शक्तियां। कुछ इनको आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। फिर 356 के अंतर्गत ये राज्यों में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और 360 के अंतर्गत ये वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। ओके, इनको आगे जाके हम डिटेल में भी आपातकाल में पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2 बार जो है अभी तक निर्वाचित होने वाले हमारे राष्ट्रपति हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, फिर जो हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई हैं वो कौन हुई है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर पहले जो हमारे अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी से जो राष्ट्रपति हुए हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और देश के पहले जो दलित राष्ट्रपति हुए हैं वो हैं KR नारायण। ओके, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं आपके सेंट्रल लेवल पर संघ में, वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। आर्टिकल 63 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति का उल्लेख है और उनके किस प्रकार से नियुक्ति होगी, किस प्रकार से उनका काम होगा, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वो है कि राज्यसभा का यह पदेन सभापति होता है किंतु यह सदस्य नहीं होता है। समझ गए, यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा तो वो निश्चित है कि वो राज्यसभा जो होगी उसकी अध्यक्षता करेगा स्वाभाविक रूप से। समझ गए, उसको कोई पद की जरूरत नहीं है, हालांकि वो राज्यसभा का मेंबर भी नहीं है, नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो राज्यसभा का जो मेंबर क्या बोलते हैं उसको सभापतित्व करता है, वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। आपने देखा होगा राज्यसभा टीवी पे कई बार जो वेंकैया नायडू हैं उनको किस प्रकार से वो उपसभापतित्व जो है वो करते रहते हैं। ओके, तो वो सब चीज़ें, वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका सभापति हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो हमारे पास आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है। तो आर्टिकल जो 74 है उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हैं उनको उनके जो कार्य हैं उसमें सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की ज़रूरत होगी, यानी कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक है, फिर जो 44वां अमेंडमेंट है करा गया कब, 1978 में, उनमें उसमें उन्होंने क्या किया कि जो मंत्रिपरिषद के निर्देशों के अनुसार कार्य करना उसके लिए आवश्यक हो जाएगा। ये इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रपति जो है वो एग्जीक्यूटिव के मामलों में क्या ना हो कर पाए, दखल न कर पाए, क्योंकि उनसे एक तरह से इसीलिए कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति एक रबड़ के स्टैम्प के बराबर है। कहीं जो आलोचक हैं वो इस प्रकार की चीज़ें बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी जो 44वां अमेंडमेंट है उसके अंतर्गत सीधे सीधे लिख दिया गया है कि उन्हें क्या करना है, मंत्रिपरिषद के निर्देशों के अनुसार ही काम करना है। तो मंत्रिपरिषद यानी कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और उसके हेड कौन करेगा, प्रधानमंत्री। तो यानी जो वो कहेंगे वही उनको करना पड़ेगा, उनके निर्देशों के अनुसार भी काम करना पड़ेगा।
उनकी विवेकाधीन जो शक्तियां हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74। आर्टिकल जो 74 है वो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, इसका उल्लेख है। अब देखिए आप जो है जनरली हम सब यही सोचेंगे कि जो राष्ट्रपति है, सॉरी जो प्रधानमंत्री है, उनकी नियुक्ति तो कौन करती है, जनता करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आधिकारिक रूप से यानी संवैधानिक रूप से कौन करता है, जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्योंकि जब एमपी चुन के जाते हैं और वो अपने अपने बहुमत दल, जो भी बहुमत प्राप्त दल होता है उसका नेता चुना जाता है, और वो नेता जो चुना जाता है उसको फिर कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी वो अपनी सहमति देते हैं कि भाई ये हमारा नेता है और इसको आप प्रधानमंत्री चुन लीजिए, तो इस तरीके से वो प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से ऑफिशियली आर्टिकल 74 के अनुसार जो है वो कौन नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति, सॉरी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये ऑप्शन में कई बार आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ऑप्शन में जहां पर होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और अब जो बाकी के मिनिस्टर होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन वो किसकी सलाह पर करेंगे, प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री चाहे जिसे चाहे वो मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, क्योंकि जहाँ जो मंत्रिपरिषद होती हैं ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है यानी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है यानी सरकार जिसको कहते हैं, वो उसको क्या करना पड़ेगा, हमेशा लोकसभा के अंदर अपना विश्वास बनाए रखना होगा, यानी कि अपनी मेजोरिटी बनाकर रखनी होगी। और जिस टाइम भी जो है अगर अपोजिशन को लगता है कि भाई इन लोकसभा में जो है इसने मंत्रिपरिषद ने अपना विश्वास खो दिया है, उस टाइम ही वो क्या कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, और जिसके माध्यम से दोबारा से क्या कराई जाएगी, फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा, और उसमें पता चल जाएगा कि भाई इनके पास तो मेजोरिटी नहीं है, तो उसी दिन से क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो इसका मतलब जो सरकार है वो टिके रहने के लिए क्या जरूरी है, लोकसभा के अंदर मेजोरिटी यानी कि विश्वास का बना रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व तो उसका है, यानी कि उसे लोकसभा के अंदर हर हाल के अंदर मेजोरिटी बना के रखनी है। चाहे वो आपका क्लियर मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है जैसे कि वर्तमान में मोदी सरकार है, चाहे वो आपकी कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो उसमें भी जो है कोएलिशन गवर्नमेंट में अगर कोई भी एक ऐसा जो कोएलिशन है वो हाथ अपने पीछे खींच लेगा, तो उस स्थिति में मेजोरिटी जो है वो खो देंगे लोकसभा के अंदर और सरकार गिर जाएगी, है ना। अटल बिहारी जी हैं, उनके साथ जो है एक बार 13 महीने में उनकी सरकार गिर गई, एक बार 13 दिन में गिर गई। इस तरह से कई बार उनके साथ हुआ था उस जमाने में। ओके, फिर है नेक्स्ट 91वां संविधान 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसमें क्या बात हुई है, इसमें मंत्रिपरिषद जो है वो उनके सदस्यों की संख्या कुल लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यानी कि कहने के मतलब है, होता क्या था कि पहले जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर चलती थी कि भाई हर कोई जो है वो कह रहा है कि हम तुम्हारा साथ देंगे लेकिन हमें मंत्री बना दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता था, हर कोई जो है वो एक तरह से दबाव डालेगा प्रधानमंत्री के ऊपर, और इस तरह से कैबिनेट जो है वो कितनी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मंत्री कितने मंत्री हो जाएंगे, मंत्रियों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो 2003 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया, और उसमें उन्होंने फिक्स कर दिया कि टोटल जो हमारे लोकसभा मेंबर्स हैं उसके 15% से ज़्यादा जो है वो आप मंत्री नहीं बना सकते हैं। समझ गए, यानी कि जो मिनिस्टर हैं वो कितने बनेंगे, मैक्सिमम 15%, उससे नीचे बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। समझ गए, तो इस वजह से क्या होगा, अब चाहे तो गवर्नमेंट चाहे भी तो तभी भी जो है वो 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते हैं। ओके, अब जो मंत्री होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सबसे टॉप के, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। ओके, तो ये होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री, स्पेशल प्रधानमंत्री के ही बारे में। तो प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री जो लोकसभा है उसमें बहुमत जो प्राप्त दल होता है उसका नेता प्रधानमंत्री होता है। या तो बहुमत प्राप्त दल हो या ऐसा गठबंधन जो कि बहुमत प्राप्त होने का दावा करता हो, है ना, यानी कि 2 या 2 से अधिक पार्टी जिनको
अलग अलग प्रकार का उनको मैंडेट मिला है, वो अगर साथ आ जाएं और एक प्रकार से गठबंधन कर लें, तो उसके बाद जो गठबंधन का नेता चुना जाएगा उसके पास कितनी मेजोरिटी है उसी को क्या बना देंगे, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। फिर है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसकी मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। और याद रखना एक चीज कि अगर कोई मिनिस्टर है उसको वो त्यागपत्र देता है, उसकी डेथ होती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह पर कोई दूसरा जो है अपॉइंट हो जाएगा, कोई दूसरा मिनिस्टर अपॉइंट होगा या वो पद खाली ही रह सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट जो है वो प्रधानमंत्री की ही मृत्यु हो जाए या उनका त्यागपत्र हो जाए किसी वजह से, तो उस स्थिति में पूरी की पूरी जो है आपकी कैबिनेट भंग हो जाएगी। ओके, यानी कि सारी की सारी ये सरकार ही गिर जाएगी, समझ गए। तो इसलिए पूरा जो, क्योंकि प्रधानमंत्री ही ने ही उनको चुना है, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो उसके बाद जो है पूरी कैबिनेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है, समझ गए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के सत्र को क्या कर सकते हैं, आहूत यानी बुला सकते हैं, विघटित यानी कि उसको खत्म कर सकते हैं और उसका सत्रावसान कर सकते हैं। ओके, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम कुछ और बातें देख लेते हैं। सबसे लंबे टाइम तक अगर जो पीएम रहे हैं वो हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सब जानते हैं आज़ादी के बाद लगातार तीन टर्म्स जो हैं इन्हीं के रहे। फिर हैं प्रथम गैर कांग्रेसी जो पीएम रहे वो थे मोरारजी देसाई। जब पहले जो है कई सालों तक गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की ही बनती थी, लेकिन 1977 में जो है पहली जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किसकी अध्यक्षता में, जनता दल की अध्यक्षता में। कौन थे उनके नेता, मोरारजी देसाई। ओके, फिर जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी जो मृत्यु है वो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। ठीक है ना, ताशकंद में वो एक सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो वहीं पर उनकी डेथ हुई थी। अब ये कुछ मैंने एक फिगर के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार से जो है वो हमारी कैबिनेट चलती है। देखिए यहाँ पर सबसे बीच में जो है आप देख सकते हैं पीएम, यानी कि जो हेड होते हैं वो होते हैं पीएम। उनके जो सबसे पास हैं वो कौन से हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि सबसे करीबी जो मंत्री हैं वो कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनके जो नीचे जो है मिनिस्टर काम करते होंगे उनको कहेंगे हम राज्य मंत्री या स्टेट मिनिस्टर्स। ओके, ये आप देख सकते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। उसके बाद जो उनके भी नीचे काम करते हैं वो हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स, उनको कहते हैं उप मंत्री। ओके, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं होता। जैसे ये आपका यहाँ पर एक मंत्री हैं स्टेट मिनिस्टर कोई भी, लेकिन इनके ऊपर जो है वो सेंटर में कोई भी मंत्री नहीं है, ये सीट खाली है। तो इस प्रकार का पद कहलाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी कि इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। आपने कई बार सुना होगा कि राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज बने हैं, तो वो यही होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो पूरी की पूरी चीज है ये क्या कहलाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाएगी। और जो ये वाला हिस्सा है अंदर का ये कहलाएगा मंत्रिमंडल, और ये पूरी कहलाएगी मंत्रिपरिषद। तो समझ गए आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस। पूरे की पूरी जो कैबिनेट है ये केवल जो कैबिनेट वाला हिस्सा है सबसे ऊपर वाला, ये अगर इसकी बात करेंगे तो मंत्रिमंडल, और अगर पूरे सब सारे मंत्रियों को मिला दिया जाए तो पूरा सब मिलाकर हो जाएगा मंत्री परिषद। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास भारत का जो नेक्स्ट निकाय है हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इनका जिक्र है इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो CAG है उसकी नियुक्ति कौन करता है। CAG जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, और इनका जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो 6 सालों के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तब तक होती है। तो CAG जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो भारत सरकार होते हैं उसके जितने भी उपक्रम होते हैं, ओके, भारत सरकार के या राज्य सरकारों के जितने भी उपक्रम होते हैं उनके जो लेखाएं यानी कि उनका अकाउंट्स होते हैं उनका निरीक्षण करना, उनका परीक्षण करना, और उसके बारे में क्या करते हैं, रिपोर्ट को तैयार करने का इनका काम होता है। उसकी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट चेक की जाती है कि कितना भारत सरकार के जो अलग अलग उपक्रम्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो खर्च कर रहे हैं कितना, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, जितना बजट एलोकेट हो रहा है वो किस प्रकार से खर्च हो रहा है, इन सब चीज़ का वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर उसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट कहाँ जाती है, आपके राष्ट्रपति के पास जाती है, और राष्ट्रपति जो है उसको संसद के पटल पर रख देते हैं। फिर वहाँ पर उसकी चेकिंग की जाती है, और इसके माध्यम से क्या होता है, कई जो सरकार के जो खर्चे हैं उस पर एक तरह से निगरानी रखा जाता है। इसलिए इसको जो है वो क्या कहा जाता है, सरकार का वॉच डॉग कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार के ऊपर जो है वो कुत्ते की तरह नजर रखता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स जो ये सीएजी होता है, अब ये इसके पास इतनी पावर कहाँ से आई, क्योंकि इसको हटाना इतना मुश्किल नहीं होता है, इसको केवल हटाया जा सकता है कैसा, 124(4) में दी गई जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाया जा सकता है। तो उसी प्रक्रिया से इनको भी हटाया जा सकता है, यानी कि इनको हटाना बहुत ही मुश्किल है, सरकार चाहे भी तो नहीं हटा सकती इतना आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये इंडिपेंडेंट रूप से काम करते रहते हैं और इनके माध्यम से जो है वो कई बार जो है वो बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं। जैसे यूपीए के टाइम पे जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, वो उसका खुलासा किसने किया था, तत्कालीन जो सीएजी थे विनोद राय, उन्होंने ही इसका खुलासा अपनी रिपोर्ट के अंदर किया था, ठीक है ना। तो ये सीएजी का काम है, वॉच डॉग की तरह ये काम करता है, ये भारत सरकार के और सभी जो राज्य सरकार है उनके खर्चों को चेक करता है, समझ गए, क्योंकि वो जनता का पैसा है, ओके। तो वो कहाँ खर्च हो रहा है, किस प्रकार खर्च हो रहा है, उसका भी पता होना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स काम करता है सीएजी। अब हाँ, तो ये अभी हमने बात ही कर ली कि जो इसके जो कार्य हो रहा है वो कानून सम्मत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच करता है। तो वर्तमान में जो है वो सीएजी कौन है, जीसी मुर्मू, ठीक है। तो जीसी मुर्मू जो है वो वर्तमान में हमारे सीएजी हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ करंट अफेयर के ही समझ लो आप, क्वेश्चन हो गया ये। फिर नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट जो अगला पद है वो है भारत के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 के अंतर्गत किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, तो ये कौन होते हैं, भारत सरकार के जो मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का ये पक्ष रखते हैं, ठीक है। जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि जो भारत सरकार होती है वो इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है और हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है। लेकिन जुडिशरी को जो है वो अलग अलग मामलों पर जो है वो भारत सरकार से जो है राय लेनी पड़ती है, या उनसे पूछताछ करते हैं, या अगर कोई भी काम, कोई भी जो है वो सरकार के ऊपर केस दर्ज होता है या कोई पीआईएल दर्ज होती है, तो उसमें सरकार क्या क्या करती है, सॉरी कोर्ट क्या करता है, सरकार से जवाब तलब करता है कि भाई इतने दिनों में जो है आप हमें इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अभी किसानों का मसला चल रहा है, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि आप क्यों नहीं जो है वो इस गतिरोध को खत्म कर पा रहे हैं, किसानों की क्या मांगे हैं उनको क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं, तो उसके संबंध में जो है हमें एक हलफनामा दायर कीजिए। तो ये सारे जो काम है ये कौन करता है, कोर्ट करता है। और कोर्ट में फिर जो है वो सरकार का पक्ष रखने के लिए कौन जाएगा, जो सरकार का सबसे बड़ा वकील होगा, और वो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, इसलिए ये सरकार के प्रति पूरी तरीके से स्वामी भक्त होते हैं। तो यह संसद के द्वारा इसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन अगर संसद की कार्यवाही चल रही है तो उसमें ये भाग ले सकते हैं, यानी कि वहाँ पे मीटिंग में बैठ सकते हैं ये, हालांकि ये मेंबर नहीं होते हैं। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल। तो आपने इनका नाम अखबारों में कई बार सुना होगा, आजकल भी जो है लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जब किसानों के मसले पर जो है वो सरकार से पूछताछ कर रही है तो ये अपना पक्ष रखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको कब पता चलेगी, अब जब रेगुलर अखबार अगर पढ़ोगे आप लोग तो उसके माध्यम से ये चीज़ें जो हैं वो डेली के डेली न्यूज़ में आती रहती, तो आप लोग स्वतः ही ये चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं, ओके। तो चलते हैं आगे, फिर हम बात करेंगे भारत सरकार की कुछ निधियों के बारे में। निधियां यानी कि भारत सरकार के कुछ अकाउंट्स होते हैं, ओके। तो उन अकाउंट्स में से सबसे बड़ा जो अकाउंट होता है वो होता है भारत की संचित निधि, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 266 के अंतर्गत बनाया जाता है, समझ गए। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है कि भारत का एक कंसोलिडेटेड फंड होगा। अब इस फंड के अंदर क्या होता है, भारत सरकार को जितना भी रेवेन्यू पता प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है विभिन्न प्रकार के टैक्सेस के माध्यम से, वो सारा का सारा रेवेन्यू किसके अंदर जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है। और भारत सरकार के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया है ना, और जैसे सीएजी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गए, इन सभी के सीधे सीधे वेतन भत्ते यहाँ से अपने आप कटते हैं, यानी कि उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वो इसलिए होता है ताकि वो लोग इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकें, कोई भी प्रेशर के अंदर उनको न डाल सके, ठीक है। तो इसलिए वो इस प्रकार का प्रावधान होता है। नेक्स्ट है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो होती है वो होती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 267 के अंदर किया गया है, जिसके अंदर जो है वो 1950 के अंदर ये गठन कर दिया गया था। और यहाँ पर जो है वो आकस्मिक रूप से जो है धन निकालने की व्यवस्था होती है। कौन इसको कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये आकस्मिक इसमें धन निकासी की जा सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ भी इसके अंदर याद रखनी है कि उनको पहले
संसद की मंजूरी लेना ज़रूरी है, संसद की यानी कि मंत्रिमंडल की। तो कहने का मतलब है वो उनको करना पड़ेगा काम किसके अनुसार, मंत्रिमंडल के अनुसार ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंड होता है वो होता है लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक अकाउंट विधि। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पीछे जो है वो काम चल रहा है, तो अगर आपको आवाज़ें आ रही तो थोड़ा मैनेज कर लो यार, थोड़ा देर और है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास के अंदर बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी 266 दो के अंदर इसका उल्लेख है। इसमें जो है वो क्या है, राजस्व कर यानी कि जो टैक्स होता है, रेवेन्यू टैक्स, उसके अलावा जो बाकी और भी चीज़ें सरकार के पास कई तरीके से आती हैं, जैसे दूसरे देशों को जो लोन दे रखा है उसके ऊपर ब्याज आता है ना, या सरकार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेचती है ना, अपने अपने जो उनके देशों दूसरे देशों के अंदर जो उनके प्लांट्स होते हैं उसमें जो है वो चीज़ें बेचती हैं। तो इन सब से जो है सरकार को जो पैसा मिलता है वो इस प्रकार पब्लिक अकाउंट कमेटी में इस फंड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट या संसद की। ठीक है, तो पार्लियामेंट या संसद क्या होती है, देश के अंदर जो है वो कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। तो एक बात याद रखना है कि संसद कौन होता है, जो देश के अंदर सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था, इसी को हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। समझ गए? तो विधायिका जो है वो, इसे संघ की हम विधायिका के नाम से जानते हैं। अलग अलग देशों में फ्रेंड्स इसका अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर हम ब्रिटेन में बात करें तो ब्रिटेन को में इसको संसद कहते हैं, क्योंकि हमने भी वहाँ से ही लिया तो हम भी संसद ही कहते हैं। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे इसको कांग्रेस कहा जाता है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर इसको बुडेस्टॉक कहा जाता है। फिर जापान की जो संसद है उसमें इसको कहा जाता है डाइट। फिर फ्रांस में कहा जाता है नेशनल असेंबली। ईरान में कहा जाता है मजलिस। फिर पाकिस्तान के अंदर भी कहा जाता है नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान के अंदर कहा जाता है सूरा। और बांग्लादेश के अंदर कहा जाता है जातीय संसद। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ओके, अगर हम भारत की संसद की बात करें, इंडियन जो पार्लियामेंट है, तो उसमें फ्रेंड्स संसद के, भारतीय जो संसद है उसको कहा जाता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो वहीं चुनकर जाते हैं और वहीं से फिर देश के लिए जो है वो कानून बनते हैं। ठीक है, तो हमारी संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कई बार जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसमें ऑप्शन में तीनों चीज़ें दे रखी होगी, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा, या राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति। तो ठीक है, तो हमको एक बात हमेशा याद रखनी है कि राष्ट्रपति जब तक नहीं आएंगे तब तक संसद पूरी नहीं होगी। यहाँ पर जो लोकसभा होती है वो हमारा लोअर हाउस होता है, और राज्यसभा जो है वो हमारा अपर हाउस होता है, यानी कि उच्च सदन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लोकसभा होता है वो लोअर हाउस होता है, और लोअर हाउस के अंदर ही जो है वो हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, जो जनता डायरेक्ट वोट से चुनती है। ठीक है, और राज्यसभा के अंदर तो राज्यों के प्रतिनिधि जाते हैं। फिर राज्यसभा जो है उसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 80 के अंतर्गत किया गया है। तो राज्यसभा के अंदर हम बात अगर करते हैं तो फ्रेंड्स टोटल 250 मेंबर होते हैं। आप इस गोले के अंदर देखिए 250 मेंबर हमारे होते हैं। इनको डिवाइड कर लीजिए 238 और 12 के अंदर, जहाँ पर 238 मेंबर तो सीधे सीधे जो है वो चुनकर आएंगे राज्यों से, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड किए जाएंगे, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। मैंने अभी अभी उल्लेख किया था कि राष्ट्रपति जो है इनका नॉमिनेशन करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर हमें जो है वो आपका यहाँ पर मेंबर बनना है राज्यसभा के अंदर, तो हमारे जो निम्न आयु यानी कम से कम जो है 30 साल की हमारी उम्र होनी जरूरी है। जो कार्यकाल है इसका वो 6 सालों के लिए होता है, और ये एक परमानेंट जो है वो एक सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा तो भंग होती है ना, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हर जो है वो दूसरे साल में इसके 1/3 जो है मेंबर वो रिटायर होते हैं, फिर उतने ही मेंबर चुन लिए जाते हैं, फिर हर दूसरे साल में फिर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। इस तरीके से लगातार जो है 2-2 सालों के अंदर मेंबर भरते रहते हैं, और ये कभी भी खत्म नहीं होती है। ओके, फिर है नेक्स्ट, राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो धन विधेयक है यानी कि मनी का बिल है, अगर सरकार कोई पैसा निकालना चाहती है तो उसको जो है राज्यसभा जो है वो 14 दिनों तक ही रोक सकती है। तो इसीलिए जो है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो राज्यसभा होती है वहाँ पर सरकार की मेजोरिटी नहीं होती है, तो अगर इस स्थिति में अगर वो बिल पर अड़ंगा लगाएं कि सरकार कैसे खर्चा करेगी, तो इसलिए जो है सरकार को इस प्रकार की छूट है इस संविधान के अंदर कि अधिकतम जो है राज्यसभा कितने दिन तक रोक पाएगी, 14 दिन तक उस बिल को रोक पाएगी। उसके बाद उन्हें वो पास करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है सरकार क्या कर पाती है, फिर अपनी मर्जी से खर्चा कर पाती है। ठीक है, जो उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर है 312 है आर्टिकल, उसके अंतर्गत जो है वो राज्यसभा जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज को
बना सकती है। कोई नई ऑल इंडिया सर्विस अगर बनानी है, जैसे कि अगर टीचरों के लिए ऑल इंडिया टीचर सर्विस बनाई जाए तो उसको कौन बना सकता है? राज्यसभा बना सकती है। फिर अनुच्छेद 249 के अंतर्गत अगर 2/3 मेजोरिटी से जो है राज्यसभा पास कर दे तो क्या हो सकता है? जो सेंटर होता है वो स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। समझ गए? यानी कि जो स्टेट का लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पर भी जो है सेंटर कानून बना सकता है। तो ये राज्यसभा के पास कुछ पावर्स होती हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लोकसभा। फ्रेंड्स, जो लोकसभा होती है वो उसका उल्लेख है आर्टिकल 80-81 के अंदर। 80 में जो है राज्यसभा, 81 के अंदर लोकसभा। यहाँ पर जो टोटल मेंबर है हमारे 552 मेंबर हैं, उसमें 530 मेंबर तो सीधे सीधे हमारे आ जाएंगे राज्यों से निर्वाचित होकर, यानी कि अलग अलग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं वहाँ से चुनकर आएंगे। तो वो 530 मेंबर हमारे सीधे सीधे चुन के आएंगे, जिनको आप एमपी बोलते हैं। फिर 20 मेंबर ऐसे आएंगे जो कहाँ से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारी यूनियन टेरिटरी यूटीज हैं। और उसके बाद 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे, और वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। ओके। फिर है लोकसभा में जो सदस्य हैं उनका जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है? 25 साल, 25 ईयर्स। तो 25 वर्ष में के अगर आप हो चुके हैं तो आप एमपी बन सकते हैं, है ना। जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं तो वो 26 साल में ही एमपी बन गए थे। तो इस प्रकार से बना जा सकता है। फिर है नेक्स्ट, कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और जो चुनाव होता है इनका कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से होता है और वयस्क मताधिकार से होता है। वयस्क मताधिकार के अंदर आप जानते हैं कि भारत के अंदर प्रत्येक 18 साल से ऊपर के नागरिक को वोट देने का राइट है। और फ्रेंड्स, 61वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा ये एज कर दी गई थी 21 से घटाकर 18 साल। ठीक है। तो उससे पहले 21 साल तक के बच्चे जो है वोट दे पाते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत इसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें चली। फिर है लोकसभा में 2 सत्र जो होते हैं मिनिमम, उनके बीच 6 माह का से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है साल में 2 सेशन होने बहुत अनिवार्य हैं। आप जानते हैं जनरली 3 सेशन होते हैं। विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है और बजट सेशन होता है। ओके। अगर 3 नहीं हो पाए तो एटलीस्ट 2 होने बहुत जरूरी है। ओके। फिर है गणपूर्ति यार फोरम। इसमें जो है मेंबर 1/10 होने चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी लोकसभा बैठेगी तो कम से कम 1/10 मेंबर होना अनिवार्य है, तभी जो है लोकसभा की कार्यवाही हो पाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? कोरम का पूरा होना। ओके। तो ये है फ्रेंड्स। और आज के लिए जो है हम लास्ट बात करने वाले हैं वो है संसद समितियां, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो फ्रेंड्स, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होते हैं वो होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है कई प्रकार के बिल्स आते हैं। उन बिल्स में क्या होता है? कई प्रकार के जो विपक्ष होते हैं उनको आपत्तियां होती हैं, तो उसके ऊपर फिर हंगामा होता है। फिर उसको बिलों को अलग अलग कमेटी के अंदर भेज दिया जाता है, तो कमेटियां फिर उसको क्या करती हैं? विचार विमर्श उसके ऊपर करती हैं। तो इसी प्रकार की जो कमेटियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री कमेटीज कहते हैं। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उसमें सबसे बड़ी जो कमेटी है वो है प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टिमेट कमेटी। ठीक है। जो एस्टिमेट कमेटी है फ्रेंड्स, उसमें उसको सबसे बड़ी कमेटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और वो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है? इसमें कोई भी मंत्री नहीं होता है। ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति। यहाँ पर टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें 10 लोकसभा से होंगे और 5 राज्यसभा से होते हैं। फिर होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा का मतलब मेन काम क्या होगा कि जब सरकार जो है सीएजी की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जो है वो संसद में रखेंगे, तो उस सीएजी की रिपोर्ट को दोबारा जो है चेक करने का काम कौन करेंगे? ये करेंगे, ताकि इस सरकार के अंदर जो अगर कोई घोटाला हुआ तो उसका पता चल जाए, है ना। तो उसके लिए जो है ये मेन काम करते हैं। फिर है सार्वजनिक उपक्रम समिति, यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। ये भी एक स्थायी समिति है। और यहाँ पर जो है 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और जो 7 मेंबर हैं वो राज्यसभा से होते हैं, यानी टोटल 22 मेंबर होते हैं। फिर है हमारे पास प्रवर कमेटी, यानी सेलेक्ट कमेटी। तो अलग ज़्यादातर जो बिल होते हैं जो लटक जाते हैं वो यहाँ पर प्रवर समिति के अंदर भेजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक अस्थायी समिति है, यानी कि इसको एट द मोमेंट जो है वो समय की ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है ना। 30 जो मेंबर्स की ये कमेटी होती है, जो कि एक संयुक्त समिति भी बना सकते हैं जिसमें 45 मेंबर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की कमेटीज बनाई जाती हैं। ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए। अभी के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसमें कुछ जो बचे हुए टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत हम न्यायपालिका यानी जुडिशरी अभी हमने डिस्कस नहीं की है,
साथ के साथ जो राज्य हैं उनके अंदर भी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने डिस्कस नहीं किया है। साथ के साथ जो नीति आयोग है और 2-3 चीज़ें वो रह गई हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।